जोहार, जय मूल निवासी, मैं संकेत और आप देख रहे हैं एमएन टीवी। कृषि कानूनों को लेकर जो किसानों का विरोध हो रहा है उसको 60 दिन हो गए हैं, यानी 2 महीने का समय बीत चुका है। किसान दिल्ली और आसपास के बॉर्डरों पर आंदोलन कर रहे हैं। देश भर में किसान आंदोलनरत है। किसानों से जुड़े इस कृषि कानूनों को लेकर कई सारी घटनाएं, कई सारी डेवलपमेंट हुई है। इसके अलावा किसानों के आंदोलन के बाहर भी कुछ बातें, कुछ घटनाएं हुई है, जिसको लेकर हम आज बात करने वाले हैं बामसेफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम जी से। आज हमारे साथ है सर। एमएन टीवी पर स्वागत है आपका। धन्यवाद। मेरा पहला सवाल ये है कि 60 दिन हो गए हैं, यानी 2 महीने का समय बीत चुका है। इन 2 महीने में किसानों को कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। कभी बारिश हो रही है, ठंड बहुत है। दूसरी तरफ सरकार और मीडिया इस आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी किसान अपने मुद्दों को लेकर, आंदोलन को लेकर डटे हुए हैं। तो इन 60 दिनों के बाद आप इस आंदोलन को कैसे देखते हैं? क्या किसानों ने एक मिसाल खड़ी की है देश के सामने? दो तीन बातें खास तौर पर ध्यान देने की ज़रूरत है। एक बात तो ये है कि इतने लंबे समय से इतने विपरीत परिस्थितियों में किसान लोग आंदोलन कर रहे हैं और उन्होंने अपना संयम नहीं खोया और किसी प्रकार का हिंसा का सहारा उन्होंने लेने की बिल्कुल कोशिश नहीं की। ये भारत के आंदोलनों के इतिहास में एक मिसाल कायम करने वाली बात है। एक ये बात है। दूसरी तरफ केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उनको माओवादी कहा, उन्होंने अर्बन नक्सलवादी कहा, आतंकवादी कहा, खालिस्तानी कहा। इसके बावजूद भी उन्होंने अपने संयम का त्याग नहीं किया। ये भी बहुत ज़्यादा काबिले तारीफ बात है। और केंद्र सरकार और बीजेपी की तरफ से ये जो घटिया किस्म की बातें की गई है वो लगभग किसानों ने विफल कर दी है, उनके नेतृत्व ने विफल कर दी है। तीसरी जो बात ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि किसान अपने उद्देश्य के प्रति अटल है। जो ध्यान देने वाली बात है, उद्देश्य के प्रति अटल है कि उनको कानून खत्म करना है, संकल्पबद्ध है और शांतिपूर्ण तरीके से कार्यक्रम करने के लिए भी, आंदोलन करने के लिए भी संकल्पबद्ध है। तो इस वजह से इतनी सारी बदनामी करने की कोशिश करने के बावजूद भी किसान लोग या आंदोलनकर्ता लोग या देश की प्रजा की सहानुभूति में कोई कमी नहीं आई है। बहुत बड़े पैमाने पर चैनल वाले लोग उनके विरोध में होने के बावजूद भी, हम ये नहीं करें कि सारे के सारे चैनल उनके विरोध में है, मगर ज़्यादातर चैनल उनके विरोध में है। और वो एकाधिकारवादी प्रवृत्ति वाले जो लोग हैं, उन लोगों के नियंत्रण में भारत का मीडिया है। इस वजह से वो इस तरह से करने का काम कर रहे हैं, ऐसे कहा जा सकता है। और इसी तरह से बात को, किसानों को आगे बढ़ाना चाहिए। केंद्र सरकार ने बार बार किसानों को बार बार मीटिंग में बुलवाकर, समय देकर, मगर किसी प्रकार का हल ना निकाल कर मीटिंगें बर्खास्त होती रही। तो इससे सिद्ध होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये निर्णय किया था कि इनको परेशान किया जाए, इनको निराश किया जाए और फिर निराश होने के बाद ये अपने आप ही छोड़कर चले आएंगे। ऐसा हुआ नहीं। आखिरकार केंद्र सरकार ही इसमें
निराश हो गई और उन्होंने किसानों से चर्चा करने के लिए आगे मना कर दिया। ये तो मैं ऐसा मानता हूँ कि कुछ हद तक किसानों के निर्धार और संकल्प के सामने केंद्र सरकार दूसरे दृष्टिकोण से परास्त हो गई, ऐसा कहा जा सकता है। किसानों को अपना असली मकसद हासिल करने के लिए अभी भी आंदोलन आगे बढ़ाते रहना होगा और मेरी ये सलाह है कि इस आंदोलन को देशव्यापी आंदोलन बनाने के बारे में भी किसानों को, खास तौर पर देश के गांवों में इस आंदोलन का फैलाव करने के लिए, संगठित फैलाव करने के लिए कोशिश करनी चाहिए। तो ये एक ध्यान रखना होगा। किसानों का ये आंदोलन गैर राजनीतिक है, ये बात सही है, मगर राजनीतिक प्रभाव जब तक केंद्र सरकार को राजनीतिक नुकसान नहीं पहुंचाएगा ये आंदोलन, तब तक तो केंद्र सरकार किसानों की बात मानने के लिए तैयार नहीं होगी। और नुकसान पहुंचाने का जहां तक सवाल है तो केंद्र सरकार ऐसा सोचती है कि जब तक ईवीएम है तब तक तो हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इस पर भी किसानों को गंभीरतापूर्वक सोचना होगा और उसकी काट ढूंढनी पड़ेगी। सर, मेरा दूसरा सवाल ये है कि कृषि कानूनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया है। उसमें उन्होंने 4 सदस्यीय कमेटी बनाई और कानून के अमल पर रोक लगा दिया है। तो इससे जुड़े हुए मेरे 2 सवाल हैं। पहला सवाल यह है कि संसद ने बनाए हुए कानून में हस्तक्षेप करने का या उसके लिए मध्यस्थता करने का सुप्रीम कोर्ट को क्या कोई अधिकार है, या ऐसा करना कितना सही है, कितना गलत है? संसद का बनाया हुआ जो कानून है, संविधान के अनुसार उसकी वैधानिकता जांच करने का, परखने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास है। वो सुप्रीम कोर्ट कर नहीं रही है जो उसको करना चाहिए। उसके अनुसार वो कानून अवैधानिक है क्योंकि वो राज्य की लिस्ट में है, तो उसमें केवल राज्यों को ही कानून बनाने का अधिकार है, केंद्र को कानून बनाने का अधिकार नहीं है। इस मुद्दे पर वो कानून असंवैधानिक है। ये मामला कोर्ट में गया भी हुआ, शायद केरला सरकार के द्वारा, मगर उस पर केरला सुप्रीम कोर्ट ने कोई सुनवाई नहीं की। इसको सुनवाई किया जाना चाहिए था। ये रवैया सुप्रीम कोर्ट का संवैधानिक नहीं है। मध्यस्थता करने की जहाँ तक बात है, जो आंदोलनकारी है और उन सरकार के बीच, के पास राष्ट्रहित में एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर है और उस एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर के तहत वो अपने अधिकार का उपयोग कर सकते हैं। 4 सदस्यीय जो कमेटी बनाई है, अगर किसानों ने तो कहा है कि हम इन कमेटी के सामने पेश नहीं होंगे, लेकिन अगर पेश होते हैं तो क्या कमेटी के द्वारा किसानों को न्याय मिल सकता है? ये हाइपोथेटिक सवाल है क्योंकि किसान उनको रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे उस कमेटी को जी। बल्कि उन्होंने कहना है कि जिन लोगों को कमेटी में लिया गया वो पहले से ही कानून के समर्थन में है। जी। इसलिए किसानों की नज़र में उस कमेटी की विश्वसनीयता कुछ नहीं है और सुप्रीम कोर्ट को कमेटी बनाने के पहले इन बातों का ध्यान देना चाहिए था। जब ये बाद में प्रतिक्रिया हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उनका काम केवल रिपोर्ट देना है, उनका काम कोई फैसला करना नहीं है, फैसला तो हम ही करेंगे, इसलिए उस पर किसी प्रकार की नेगेटिव कमेंट करना सही नहीं है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा। हो सकता है सुप्रीम कोर्ट का ये कहना ठीक हो, मगर सुप्रीम कोर्ट को कमेटी बनाते वक्त विश्वसनीयता का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी था, जो सुप्रीम कोर्ट ने ध्यान नहीं दिया। तो सुप्रीम कोर्ट चाहे
तो 2-4 दिन में ही बहस करके इसकी वैधानिकता जांच परख के फैसला कर सकती है। तो ये संकट खत्म हो सकता है। इसको ख़त्म करने का अधिकार या तो केंद्र सरकार के पास है रद्द करने का, या तो सुप्रीम कोर्ट के पास है। इसकी वैधानिकता को वो रद्द कर सकते हैं राज्यों का अधिकार मानकर। 11 दौर की बातचीत हुई है, कोई हल नहीं निकला है। 10वें दौर की बातचीत में सरकार ने यह प्रस्ताव किसानों के सामने रखा कि हम 1.5 साल के लिए इस कानून पर रोक लगा देंगे, एक कमेटी का गठन करेंगे और कमेटी के रिपोर्ट के आधार पर फिर फैसला किया जाएगा। इसको आप किस तरह से देखते हैं? जो बातें सुप्रीम कोर्ट ने वही कही, वही बातें केंद्र सरकार भी कह रही है। किसान आंदोलनकर्ता लोग ऐसा कहते हैं कि ये आंदोलन बन चुका है, बार बार समय आता नहीं है। किसानों ने एकता बनाकर ये आंदोलन किया है। 1.5 साल बाद सरकार ने पीछे लेने से इनकार कर दिया, तो दोबारा ऐसे ही आंदोलन खड़ा होगा। किसान कहते हैं कि ये नहीं कहा जा सकता। इसलिए किसान किसी ट्रैप में फंसने के लिए तैयार नहीं है। किसान लोगों का ये कहना सही है। इवन इतना ही नहीं, मुझे ये जानकारी मिली कि नरेंद्र मोदी की जो टर्म है 24 तक, तब तक इसको स्थगित करने के लिए उन्होंने प्रस्ताव दिया, मगर उसके लिए भी उन्होंने रजामंदी देने से इनकार कर दिया, क्योंकि वो ये सोचते हैं कि मान लो 2024 में नरेंद्र मोदी चुनाव जीत कर आ गए, जो ईवीएम मशीन की वजह से संभव है, और जिस तरह से कांग्रेस पार्टी कमज़ोर है और वो अपना डे टू डे काम करने वाला नेशनल प्रेसिडेंट नहीं चुन पा रहे, तो 2024 में इनका मुकाबला करने में कामयाब होंगे ऐसा कहा नहीं जा सकता। लोगों का भी यकीन नहीं, विश्वास नहीं। तो बीजेपी चुनाव जीत सकती है। तो बीजेपी ऐसा प्रचार करेगी कि वो कानून जो है, वो कानून के लिए भारत की प्रजा ने मान्यता दी, वो इस कानून को रद्द करने की कोई वजह है नहीं। दोबारा आंदोलन खड़ा होगा नहीं, होगा या नहीं होगा, किसान लोगों को ये लगता है कि इसकी कोई निश्चित ही है नहीं। इस वजह से किसान पूरे टर्म के लिए भी उसको स्थगित रखने के लिए इस मुद्दे पर भी राजी नहीं है। उनका केवल ये कहना है कि ये केवल 26 जनवरी का जो कार्यक्रम है उसमें शांतिपूर्ण तरीके से वो कार्यक्रम अपना करवाने के लिए वो ये सारी बातें कर रही है। वो भी अपने संवैधानिक अधिकार का उपयोग कर रहे किसान। सरकार के पास भी कानून और व्यवस्था बनाए रखने का अधिकार है, मगर कानून और व्यवस्था रखने के अधिकार के तहत किसानों का मौलिक अधिकार वो टाल नहीं सकते। इवन सुप्रीम कोर्ट भी उनके विरोध में जाकर फैसला देने के लिए तैयार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने मैसेज दे दिया कि किसानों का मौलिक अधिकार है, वो शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे हैं। इसलिए उनको दिल्ली के अंदर रिंग रोड पर करने देने के लिए उनकी जो मांग है उसको हम अपने लेवल पर फैसला देकर नहीं कर सकते हैं। आपको लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की दृष्टि से पूरा अधिकार है, दिल्ली पुलिस के अधिकार है, वो उनको फैसला करना चाहिए। वो हमारे ऊपर क्यों टाल रहे हैं? सरकार तो हम नहीं चला रहे ना, सरकार तो वो लोग चला रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी है। सरकार चाहती थी कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, मगर सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया। ये निर्णय तो सुप्रीम कोर्ट ने ठीक किया, मगर सुप्रीम कोर्ट अगर चाहती तो किसानों को रिंग रोड पर करने देने के लिए अलाउ कर सकती थी, और पूरी कानून और व्यवस्था के तहत, और 26 जनवरी का मामला भी ठीक से हो और इनका भी मामला ठीक से हो, ऐसा करने के लिए अलाउ कर सकती थी। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ को इनको लगा करके वो उनके निगरानी में करवा सकती थी। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने किया नहीं। ये दुख की बात है। जी, आपने 26 जनवरी का जिक्र किया और आपने ये भी कहा कि ये हिंसा यानी अहिंसक मार्ग से ये आंदोलन चल रहा है, किसी प्रकार की हिंसा नहीं हुई है अभी तक।
जो किसानों की तरफ से आंदोलन चलाया जा रहा है। लेकिन कल देर रात को 11 साढ़े 11 बजे के आसपास एक किसानों ने सिंघू बॉर्डर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने एक नकाबपोश नौजवान को सामने रखा, जिसने ये बताया कि उसे 4 किसान नेताओं की हत्या करने के लिए कुछ पैसे दिए गए थे, 10,000 कुछ दिए गए थे, और ऐसे 50-60 लोगों को तैयार किया गया था। तो क्या, और जो किसान नेता है उनका ये आरोप है कि ये सरकार, केंद्र की सरकार जो है वो इस आंदोलन में खलल डालने का काम कर रही है, इस आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। आप क्या कहेंगे इस पर? अभी तक का जो केंद्र सरकार का रवैया है, उसका अभ्यास करने के आधार पर तो ये कहा जा सकता है कि केंद्र सरकार खलल डालने का काम कर रही है। और दूसरी तरफ अभी टीवी पर दूसरी भी खबरें आ रही है, ऐसा पता चल रहा है कि उनको पकड़कर उन्होंने जो हैंडओवर कर दिया दिल्ली पुलिस को, जो केंद्र सरकार की पुलिस है, तब वो केंद्र सरकार की पुलिस को कहा कि वो किसानों ने मारपीट किया, इस वजह से मैंने ऐसा बयान दिया था। चलो थोड़ी देर के लिए मान लिया जाए कि किसानों ने मारपीट किया, इस वजह से ऐसा बयान दिया, तो किसान आंदोलन के बीच में सीक्रेटली घुसपैठ करने की उस नौजवान को क्या ज़रूरत थी? किसके कहने पर उसको सीक्रेटली उस आंदोलन में घुसपैठ करने के लिए कहा गया? वो किसान तो था नहीं जी। तो घुसपैठ करने के लिए किसी ने तो कहा। तो ये जांच पड़ताल होनी चाहिए। दिल्ली पुलिस के ऊपर ही आरोप है और दिल्ली पुलिस ही जांच करके कह रही है, तो इस पर यकीन नहीं किया जा सकता। इसलिए सुप्रीम कोर्ट या दिल्ली हाई कोर्ट के निगरानी में उसकी जांच पड़ताल होनी चाहिए जी। उसकी जांच पड़ताल दिल्ली हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के निगरानी में जांच पड़ताल होनी चाहिए जी। किसान आंदोलन के अलावा भी देश में एक बड़ी घटना हुई है। रिपब्लिक टीवी के संपादक अर्नब गोस्वामी और ब्रॉडकास्टर जो रेटिंग तय करती है, टीआरपी जो तय करती है, उसकी एक एजेंसी है बार्क नाम से, तो उसके पूर्व सीईओ पार्थोदास गुप्ता, इनके बीच हुई व्हाट्सएप चैट लीक हुई है और उसमें ये पता चला है कि अर्नब गोस्वामी को बालाकोट एयर स्ट्राइक की जानकारी पहले से ही थी। एयर स्ट्राइक 26 फरवरी 2019 को हुआ था और 23 फरवरी को अर्नब गोस्वामी पार्थोदास गुप्ता को ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में कुछ बड़ा होने वाला है। इसको लेकर राष्ट्रीय सुरक्षा का एक सवाल खड़ा किया है, खड़ा हो रहा है। आप इस मुद्दे को कैसे देख रहे हैं? क्योंकि उसमें नरेंद्र मोदी जी का जिक्र है, उसमें पीएमओ का जिक्र हो रहा है, उसमें एएस यानी अमित शाह, कथित तौर पर अमित शाह का भी उस चैट में जिक्र हो रहा है। आप कैसे देखते हैं इसको? ये वास्तविक बहुत ज़्यादा सीरियस, बहुत ज़्यादा गंभीर मामला है। देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है और जिस तरह से भारत के अंदर कुछ चैनल वन वे प्रोपेगेंडा करने के काम में लगे हुए हैं, केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी बीजेपी के समर्थन में, वो तो लोकतंत्र की हत्या करने जैसा है। इतना भयंकर मामला है और उसमें अर्नब गोस्वामी का जो चैनल है वो तो शुरू ही संदिग्ध लोगों के द्वारा किया गया है और संभवतः बीजेपी और बीजेपी के समर्थक लोगों के द्वारा ही उस चैनल को शुरू किया गया और शुरू से वो उनके ही समर्थन का सारा काम कर रहा है और इसलिए डायरेक्ट प्रधानमंत्री का समर्थन होने की वजह से उसके चैनल पर जाकर देखने का काम करो तो हैरानी होती है कि इस तरह का चैनल कैसे चलाया जा सकता है जी। जो एंकरिंग करने वाले लोग कूद कूद कर बातें करते हैं, जोर जोर से बातें करते हैं और जिनको बुलाया गया है उन लोगों को बोलने नहीं देते, वो खुद ही बोलते रहते हैं। तो ये एक हैरान करने वाली बात है। दूसरी बात, जिन लोगों को अपना पक्ष रखने के लिए बुलाया जाता है उनको वो बोलने नहीं देते, फिर भी वो लोग भी बार बार उनके चैनल पर जाते रहे। उनकी भी बेशर्मी की हद है कि उनके चैनल पर जाते काहे के लिए वो। अभी जांच पड़ताल होगी
और जांच पड़ताल में बहुत सारी बातें सामने आएगी, मगर उस खबर को जिस तरह से प्रिंट मीडिया में ब्लैकआउट कर दिया गया, उस खबर को किसी ने, मैंने नहीं देखा कि कोई एडिटोरियल लिखा हो। इतनी बड़ी घटना, कोई फ्रंट पेज पर कोई बड़ी खबर बनाया हो, ऐसा भाई प्रिंट मीडिया भी मैंने देखा नहीं। तो हैरान करने वाली बात है कि इतनी बड़ी खबर को उन्होंने ऐसा कैसे, वो इनडायरेक्टली वो प्रणब गोस्वामी के समर्थन में काम कर रहे हैं। तो ये भी हैरान करने वाली बात है। और कुछ लोग उसको गोदी मीडिया कहते हैं। ये नाम भी छोटा नाम है। ये ब्राह्मण बनिया प्रचार माध्यम है और वो अपने हितों को ध्यान में रखते हुए काम करता है और वो काम कर रहा है, आगे भी काम करेगा। लोकतंत्र के लिए ये बहुत ज़्यादा खराब बात है। अमेरिका में वहाँ के चैनल ने जो स्टैंड लिया, ऐसा स्टैंड भारत की मीडिया ले रहा है ऐसा लग नहीं रहा है। तो इसलिए जनता को जिन मुद्दों के बारे में जागृत करना चाहिए, उन मुद्दों के बारे में भारत का मीडिया जागृत नहीं कर रहा है, बल्कि जनता को जानकारी देना चाहिए निष्पक्षता से और लोगों को अपना जजमेंट बनाने देना चाहिए। ऐसा नहीं कर रहे हैं। मीडिया अपना जजमेंट खुद बना रहा है और वो जजमेंट के लाइट में जानकारी परोसने का काम कर रहा है, जो बहुत ज़्यादा सीरियस है। लोकतंत्र की हत्या करने का जैसा मामला है और लोगों से जानकारी हाइड करने का, छुपाने का भी काम चल रहा है और मन मुताबिक अपने मतलब की जानकारी लोगों को परोसने का काम हो रहा है। उसमें जानकारी के नाम पर ओपिनियन ज़्यादा परोसा जाता है। एक दो सवाल, एक आखिरी दो सवाल है। पहला सवाल तो किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने जब ये मामला चल रहा था, जब सुनवाई चल रही थी, तब सुप्रीम कोर्ट ने किसानों से कहा, किसानों के पक्ष जो रखने वाले जो लोग थे उनसे कहा कि बच्चे, बूढ़े और औरत, महिलाओं को वहाँ से हटा दो, आप आंदोलन स्थल से वहाँ उन्हें घर भेज दो। इस पर 800 से ज़्यादा महिलाओं ने सुप्रीम कोर्ट को लेटर लिखा कि ये महिलाओं को आप कमज़ोर कैसे समझ सकते हैं, ये महिलाओं का अपमान करने जैसी बात है, और वो भी सुप्रीम कोर्ट द्वारा। नहीं, वो जिन महिलाओं ने सुप्रीम कोर्ट को लिखा कि हमें बराबरी का अधिकार है और आप हमको बराबरी के अधिकार के आधार पर, मौलिक अधिकार है, हम भी आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन में हम किसी के बहकावे में आकर नहीं आ रहे, ये उनका कहना ठीक है। सुप्रीम कोर्ट की ये प्रतिक्रिया सही नहीं थी, मगर उन्होंने कोई ऑर्डर नहीं दिया था। वो किसानों को उन्होंने सजेशन दिया था, वो सजेशन भी संवैधानिक नहीं था। जी। और आखिरी सवाल है मेरा कि आप राष्ट्रीय किसान मोर्चा के आप राष्ट्रीय संरक्षक हैं। 7 दिनों का आपने आंदोलन किया, धरना प्रदर्शन किया, कई जगहों पर जेल भरो आंदोलन भी हुआ, और अभी आपने, कल आपका एक वीडियो जो वायरल हुआ है उसमें आपने कहा है कि इस आंदोलन को गांव-गांव में पहुंचाना चाहिए। तो किस प्रकार से उसका रोड मैप आपने तैयार किया? पहली बात तो ये है कि अभी किसान रहते गाँव में है और इसलिए इस जागरण को अब हमने निर्णय लिया कि गाँव में ग्राम पंचायत के ऊपर मोर्चा लेकर जाया जाए और लगभग 3.5 लाख गाँव में ग्राम पंचायत हैं। तो इस दृष्टि से 3.5 लाख गाँव में ग्राम पंचायत पर मोर्चा लेकर जाना चाहिए और आंदोलन को राष्ट्रव्यापी बनाया जाना चाहिए, ताकि बड़े शहर, अब दिल्ली में आने के लिए किसानों के पास में रिसोर्सेज नहीं है, राज्य की कैपिटल में आने के लिए भी दिक्कत है, जिला मुख्यालय पर आने के लिए भी दिक्कत है। तो गांव में ही आंदोलन किसानों का शुरू किया जाए और ऐसा करने से जनमत, गांव-गांव का जनमत जो है वो केंद्र सरकार के विरोध में चला जाएगा और इनके लिए फिर बहुत ज़्यादा मुश्किलें पैदा होगी। और ग्राम पंचायत रेजोल्यूशन पास करके राष्ट्रपति को और प्रधानमंत्री को भी किसानों में मंजूर नहीं, ये कानून मंजूर नहीं। तो जनमत जो है किसान वो कानून के विरोध में खड़ा हो जाएगा। जी। शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो ये थे
बहुजन क्रांति मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक, वामसिप तथा भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम जी, किसानों का ये जो आंदोलन चल रहा है इसे अभी गांव-गांव तक लेने के लिए उन्होंने कहा है, अपील की है और उनका जो ऑर्गेनाइजेशन है राष्ट्रीय किसान मोर्चा वो भी इसके लिए काम करेगा। शुक्रिया।